डिलीवरी मतलब कंसीव के टाइम से और डिलीवरी से अब तक मेरा सिर्फ़ एक कैब के जाने के आने-जाने के पैसे लगे हैं, उसके अलावा मेरा एक पैसा नहीं लगा है। चाहे उसमें मैं स्कैन के लिए गई हूँ, मेरा कोई स्कैन का पैसा नहीं लगा, कोई ब्लड टेस्ट का पैसा नहीं लगा है। डिलीवरी कराई उसमें एक पैसा नहीं लगा है। तो और हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैटरनिटी लीव के ऊपर कि अगर जब से आप कंसीव करते हैं और आपका बच्चा डिलीवर होता है और आपकी जो मैटरनिटी लीव होती है उसके अंदर आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलती है एनएचएस की तरफ से? क्या ये पूरा प्रोसेस आपका फ्री में होता है? कितनी आपकी पर मंथ सैलरी आएगी? कौन-कौन सी जो आपको पे हैं वो यहाँ पे दी जाएँगी आपके मैनेजर की तरफ से? और क्या आपके यहाँ पे सिक लीव्स होंगी? किस तरीके से आप उनको ले सकते हो? और जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं आपकी जो स्कैन्स हैं, जो डिलीवरी है, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और साथ में बात करने वाले हैं कि जैसे कि हम लोग अपने इंडिया में जब डिलीवरी होती है तो आपके पेरेंट्स वहाँ पे आपके साथ होते हैं आपके सपोर्ट के लिए, बट यहाँ पे आप दूसरे कंट्री में रहते हैं तो आपके पास यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। तो किस तरीके से आप अपना जो आपके जो डिपेंडेंट है, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके मदर और फादर, क्या वो दोनों आ सकते हैं यहाँ पे? कितने महीने के लिए आ सकते हैं? कितना आपका पैसा लगेगा? कितने दिन आप लोग उनको यहाँ पे रख सकते हो यूके के अंदर अपने सपोर्ट के लिए? तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे निकिता से। निकिता के हाल ही में एक बेबी गर्ल हुई है, तो उन्हीं के से आज हम लोग बात करेंगे, उन्हीं का पूरा इंटरव्यू है और वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और होपफुली ये जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। उन लोगों के लिए भी काम आएगा जो इंडिया से यहाँ पे आने की सोच रहे हैं, जो शादीशुदा हैं और आगे वो कंसीव करने की सोच रहे हैं या फिर यहाँ पे जो ऑलरेडी हैं और जो कंसीव करने की सोच रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये वाली वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। तो आज हमारे साथ निकिता हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैटरनिटी लीव्स के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या आपको मैटरनिटी लीव्स मिलती है? क्या सिक लीव्स आपको मिलती हैं? और एनएचएस की तरफ से क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस निकिता। निकिता ने अभी एक बेबी गर्ल डिलीवर करी है। उनके हाँ, तो आज हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी फीमेल्स ये वाली वीडियो देख रही होंगी तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि अगर आप एनएचएस जॉइन करने वाले हैं, अगर आप लोग कर चुके हैं और अगर आप एक बच्चा कंसीव करने वाले हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वाला वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम लोग सारी एनएचएस की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। डे 1 से तब आपको ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो उस दिन से लेके जब तक आप डिलीवर करते हैं, फिर उसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है, क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं एनएचएस की तरफ से। तो निकिता स्टार्ट करते हैं। तो अपने बारे में थोड़ा बता दो लोगों को और फिर स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि जब आपको ये पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो फिर एनएचएस की तरफ से क्या-क्या चीज़ें हुई? चलिए स्टार्ट करो। हेलो सबको, मेरा नाम निकिता है, जैसे आप सब जानते हैं और काफ़ी टाइम के बाद में संदीप के साथ ऐसे एक वीडियो बना रहे हैं। बहुत लंबा टाइम हो गया हम लोगों को वीडियो बनाए हुए। तो मैं लंदन में रहती हूँ और मैं रॉयल फ्री हॉस्पिटल में काम करती हूँ। अभी मैंने पिछले महीने 17 जनवरी को मेरी बेबी गर्ल डिलीवर हुई है। तो आज जो भी डिस्कस होने वाला है वो सब मैटरनिटी लीव्स के बारे में, पे के बारे में और जो भी एनएचएस जो भी बेनिफिट देती है मदर को और बेबी को, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो सबसे पहले जो काम है वो आपको अपने जो भी आपका लोकल जीपी है, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, जीपी को आपको कॉल करना होता है। वो आपको एक फॉर्म सेंड करते हैं। वो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होता है जिसमें आपको अपना जो सारी डिटेल्स होती हैं आपकी वो फिल करनी होती है और वो उनको फ़ॉर्म आपको सेंड करना होता है और उसके बाद वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है क्योंकि उसके बाद आपको जो भी होगा, जो भी आपकी मिडवाइफ़ अपॉइंटमेंट होगी, वो उसके बाद ही आपको मिलनी शुरू होंगी। तो सबसे पहले काम तो ये होता है कि आपको जीपीओ कॉल करके अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उनको इन्फॉर्म करना है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है, क्योंकि कई लोग होते हैं हमारे में ये बोलते हैं कि जब तक प्रेगनेंसी कन्फर्म नहीं हो जाती है, लाइक 2 और 3 मंथ्स तक अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप किसी को भी मत बताओ। बट अगर आपको ये लगता है कि आपके वर्क प्लेस पे आपके मैनेजर को या आपके बैंड 7 को या किसी भी सीनियर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हो। यूजुअली ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म होते ही आप किसी एक सीनियर बंदे को इन्फॉर्म कर दो ताकि आपके वर्क प्लेस में जो भी अमेंडमेंट होनी होती है वो हो जाती हैं। उसके बाद जो होता है, सेकंड चीज़ जो होती है, अगर आप आपकी 2 चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बता देते हैं और कई लोग होते हैं जो नहीं बताना चाहते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, उससे 15 वीक पहले आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना ही करना है ताकि आपकी जो भी मैटरनिटी लीव और आपकी जो भी मैटरनिटी पे है, उसका वो सब सेटलमेंट कर सके और आपको एक समरी दे सके कि आपका इतना पे मिलता है और आपको इतनी लीव के लिए आप एंटाइटलमेंट है आप लोगों की। और ये तो हो गया हमारा इस सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद ये होता है कि हम हमारी जो है कितनी लीव के लिए हम एंटाइटलमेंट होती है हमारी। तो उसके लिए होता है यूजुअली अगर आप एनएचएस में 1 साल से ज़्यादा के लिए काम कर रहे हो तो आपको 52 वीक्स का जो भी होता है वो आपको मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं। उसमें से आपका
6 वीक्स के लिए फुल्ली पे होता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, बट मैं आपको थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन देती हूँ इस चीज़ के बारे में कि सबसे पहले जो 6 वीक्स फुल पे होता है, उसके बाद आपको 18 वीक्स के लिए हाफ मिलेगा, फिर उसके बाद जो वो अनपेड लीव्स होती है। बट इसमें 2 चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि या तो आप वो अमाउंट स्टार्टिंग में ही आप अपना पूरा ले सकते हो, या उसको जो आप एक आपको जो पूरी मैटरनिटी लीव में एक अमाउंट मिला हो, तो उसको आपको स्ट्रेच करके पूरे 52 वीक्स में आप उसको ले सकते हैं, ताकि आपको आपको फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, तो निकी ने काफ़ी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे बताई है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये न्यूज़ ब्रेक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट जो भी फीमेल ये वीडियो देख रही है, मैं सभी को एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है या फिर आपका वार्ड ऐसा है जहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एंडोस्कोपी में काम करते हैं, जहाँ पे रेडिएशन का है, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट ये होगा कि आप अपने जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो प्लीज़ उनको बता दें, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। कहीं वो आपको रेडिएशन के एक्सपोज़र में भेजेंगे या फिर हेवी वर्कलोड ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है वो, है ना? तो डेफ़िनिटली आप किसी अपने बैंड 7 या बैंड 6 को बता दें। ऐसा नहीं कि सबको बताएँ, जिसको आप बताना चाहते हैं उनको बता दें, ताकि जो आपकी शिफ्ट है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो थोड़ा वर्कलोड आपका कम कर दिया जाएगा वहाँ पे, है ना? अगर आप बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं, आप न्यूज़ ब्रेक नहीं करना चाहते, आपका वोट काफ़ी सही है, तो आप 3 महीने बाद बता दें, जैसे निक्की ने आपको बताया। तो निक्की, जो हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है या फिर डिलीवरी से पहले जो भी अपना टाइम होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक फीमेल के साथ, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस होता है, तबीयत सही नहीं होती है ना? तो उसके अंदर जो सिक लीव्स होती है, उनका क्या सीन होता है? क्या उनके एपिसोड्स काउंट होते हैं? हाँ, तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द जो भी फीमेल्स होती हैं, सबको मॉर्निंग सिकनेस का इश्यू तो रहता ही है। सो फार मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, बट फिर भी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स थी, मेरा डिपार्टमेंट जो भी है उसके लिए बड़ा ही फ्लेक्सिबल था, और जो भी प्रेगनेंसी में जो भी आप सिक लीव लेते हो, जो भी आप कॉल करते हो, वो आपके सिक लीव जो नॉर्मल सिक लीव होती है उनमें काउंट नहीं होती, वो प्रेगनेंसी वाली लीव्स होती हैं, और उनका जो जी ब्रेडफोर्ड स्कोर होता है वो उसमें काउंट नहीं होता है। हाँ, पर एक चीज़ उसमें ज़रूर होती है, बट ये लगता है कि अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंट एपिसोड ले रहे हो, तो आपके जो भी मैनेजर हैं या जो भी आपके सीनियर बेंच 7 हैं, आपको उनके साथ डिस्कस करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपके बहुत ज़्यादा एपिसोड हो रहे हैं और बहुत फ्रीक्वेंट एपिसोड हो रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, आपके मैनेजर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अर्ली मैटरनिटी लीव स्टार्ट कर सकते हो उस चीज़ में। अच्छा, ये मेरे को पहली बार पता चला है कि आप अर्ली मैटरनिटी लीव भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब डिलीवरी के बाद नहीं, पहले भी अपनी मैटरनिटी लीव को आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, है ना? और साथ में आपके सिक लीव के साथ काफ़ी आपके एनुअल लीव्स भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ज़्यादा ही सिक हो रहे हो उस समय या फिर आप बीमार हैं, तो आप वो वाली लीव्स वहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा मैं देखिए, तो एक चीज़ और पूछनी थी मुझे। हाँ, बताएँ। क्या था कि जैसे कि मैंने अपना पूरा 52 वीक्स का अपना मैटरनिटी लीव लिया है, और उससे पहले जो मेरा 2024 का मेरा एनुअल लीव था, जो मेरा पेंडिंग था, वो मैंने अपने मैटरनिटी लीव से पहले लिया है, और जो मेरा 2025 का जो वो भी मेरा उसके साथ काउंट हो गया, तो मेरे टोटल 13 एंड हाफ मंथ से भी ऊपर का मैटरनिटी लीव मेरा हो मतलब पूरा लीव्स हो गया है। तो मेरे को एक काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है इस चीज़ के लिए, ताकि मैं अपने आप को रिकवर कर सकूँ और अपने बेबी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो 1 साल से ज़्यादा लीव मिली है आपको? हो गई है। वो चलिए, डिपेंड, आप 9 मंथ्स भी ले सकते हो, और आप पूरा 52 वीक्स भी ले सकते हो। बट वो होता है, जैसे कि मेरे मैनेजर ने मुझे सजेस्ट किया था कि पहले आप जो भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 52 वीक्स के लिए करो, अगर आप एलिजिबल हो उस चीज़ के लिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप उस टाइम पे आप नहीं हो, आपको काम जाने का मन नहीं है, आप बेबी कई हो सकता है ये सब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बच्चा बीमार हो गया, आप नहीं जॉइन कर पा रहे हो। तो मेरे मैनेजर ने बोला था कि तुम पूरा 52 वीक्स का लो, कम कर सकते हो बट आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। तो इसलिए मैंने पूरा 52 वीक्स लिया कि अगर इन बिटवीन मुझे लगा कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस है, या मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ, मैं जा सकती हूँ, तो मैं 9 मंथ के बाद भी जॉइन कर सकती हूँ। अच्छा, चलिए, तो डिलीवरी से पहले जो भी स्कैन्स वगैरह होते हैं, जो भी डॉक्टर्स की विज़िट होती है, मिडवाइफरी विज़िट होती है, वो कितनी ईज़ी होती है या फिर उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं प्रेगनेंसी से पहले जो भी मेरे अपॉइंटमेंट हुआ, तो उनके लिए मैंने जीपी के साथ, और अगर कभी मैं इमरजेंसी भी हुई, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी अपॉइंटमेंट था, आपको जिस टाइम पे मिलता है, आपको मिडवाइफरी क्लिनिक से जो भी आपको टाइम मिलेगा आपके स्कैन के लिए या आपकी मिडवाइफ अपॉइंटमेंट के लिए, वो आपको टाइम टू टाइम होता है। आपको 5 टू 10 मिनट इज़ ओके, अगर आपको वेट करना पड़ता है वो ठीक है, कि अगर दूसरा कोई पेशेंट है, उसको असेस कर रहे हैं या स्कैन हो रहा है, तो उसके लिए टाइम लग सकता है। बाकी अगर आपको एक फिक्स टाइम दिया है, तो उस फिक्स टाइम पे ही आपको देखते हैं, और आपके टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट, आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मिडवाइफ अपने आप देखती है कि आपको कब स्कैन के लिए आपको जाना है और कब आपका मिडवाइफरी अपॉइंटमेंट होना है। तो इसके लिए मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हुआ पूरी प्रेगनेंसी में, सबसे बहुत अच्छी चीज़ थी।
अच्छा, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं, काफ़ी ओपन भी है इस वाले टॉपिक को लेके क्योंकि सारी फीमेल्स इस वाली वीडियो को देख रही हैं। तो आप मुझे बताएँगे कि हॉस्पिटल में जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं, वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो कैसा होता है नीचे से? सबसे पहले मैं तो संदीप मैं ये बताऊँगी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी डिलीवरी से पहले क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से रिव्यूज़ सुने हैं डिलीवरी के बारे में कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। बट जैसे मैं अपने डिलीवरी प्रोसेस से गई हूँ तो मुझे लगा है कि मतलब इतना बुरा भी नहीं है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और आपके हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, आपके मिडवाइफ टू मिडवाइफ वो डिपेंड करता है। बट मेरा एक्सपीरियंस ऑल ओवर काफ़ी अच्छा रहा था। जैसे ही मतलब एक तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप लेबर में हो, तो सबसे पहले ये आप अगर आप अपने हॉस्पिटल में जो भी आपका एंटाइटल्ड हॉस्पिटल है जहाँ आपको डिलीवरी करानी है, उसके लिए सबसे पहले जब आप अगर आप आपको पता चल गया है आप लेबर पेन में हो, आपको अब आपके मतलब आपका बेबी डिलीवर होना है, तो सबसे पहले तो आपको उनको आपका मैटरनिटी ट्रायज यूनिट होती है हॉस्पिटल के अंदर उसके अंदर आपको कॉल करना होता है, उनको बताना होता है कि मुझे लेबर पेन हो गया, तो वो आपको सबसे पहले तो वो जब तक आपको 10 मिनट के अंदर फ़ोन को 4 कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, सबसे पहले तो आपको एडमिट करेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे आप अपना घर रहो, अपना पैरासिटामोल लो, हॉट शावर लो या फिर जो भी आप घर पे कंफर्टेबल मेजर्स ले सकते हो वो लो। उसके बाद जब आपको लगता है कि आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है कॉन्ट्रैक्शंस की तभी वो आपको लोगों को हॉस्पिटल में आने के लिए बोलेंगे और तभी आपको एडमिट करेंगे वो लोग। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैंने रात को उनको कॉल किया, अर्ली मॉर्निंग 9:30 उन्होंने मुझे एडमिट किया था जब मेरे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ गए थे। तो उसके बाद अ उन्होंने वहाँ जाके भी मुझे पूछा कि आपको कोई पेन किलर चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए ताकि आपको कुछ टाइम के लिए रिलीफ़ मिले, तो उन्होंने मुझे दिया। जो भी मतलब मैंने उनसे माँगा, मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिली काफ़ी अच्छे से। उसके बाद मैंने उनसे एपिड्यूरल के लिए भी बोला, तो उन्होंने मुझे सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि आपको कब एपिड्यूरल मिलेगा, एपिड्यूरल के बेनिफिट्स, उसके जो भी डिसएडवांटेजेज़ है, सब मुझे बताया उन्होंने। उसके बाद जो भी प्रोसेस था, वो काफ़ी स्मूथ रहा। ठीक है, वो जो भी एक नेचुरल चीज़ है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, बट काफ़ी हद तक मेरा लेबर स्मूथ रहा। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे सुनी है निकी, आप मुझे बताना सही है या नहीं है, कि यहाँ पे सिज़ेरियन को अवॉइड करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्या चीज़ सही है? अ, जब तक आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है, कोई एक्लेम्पशिया, प्री एक्लेम्पशिया या और भी कोई प्रेगनेंसी वाली आपको ऐसी कंडीशन नहीं है, तब तक वो आपको प्रेफ़र करते हैं कि आपका जब तक हो सकता है आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही सजेस्ट करेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शंस वो आपको देते हैं जैसे कि यूजुअली आपको पता है फॉरेन कंट्रीज़ में वाटर बर्थ काफ़ी कॉमन होता है। तो आप लोगों को उस चीज़ के लिए भी आप लोगों को पूरा एडवाइस करते हैं कि अगर आप चाहते हो क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपकी डिलीवरी में, अगर आपकी प्रेगनेंसी थ्रू आउट द 9 मंथ्स आपका स्मूथ रहा है तो कोशिश ये लोग यही करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही ये लोग करें। अगर वो अलग चीज़ है किसी को लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं तो वो दूसरी स्टेज होती है, वो दूसरी चीज़ें होती हैं। बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे ज़्यादा ये लोग नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफ़रेंस देते हैं। और एक चीज़ और है कि जैसे कि जब हम लोग अपने फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो हम लोग हमारे परिवार से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। तो ये जो टाइम होता है, फीमेल के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम होता है क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और अगर हम लोग इंडिया में होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं इस समय पे, तो काफ़ी सारी हेल्प उनसे हो जाती है। तो जब आपकी डिलीवरी हुई, आपने अपने पेरेंट्स को बुलाया, अंकल-आंटी से मैं भी मिला हूँ अभी आके, तो वो प्रोसेस आपका कितना स्मूथ था? आपने डिलीवरी से पहले बुला लिया था, राइट? फिर डिपेंडेंट पे आप अपने माता-पिता दोनों को साथ में बुला सकते हैं और वो प्रोसेस कितना स्मूथ रहा आपके लिए? वो प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है, आपको सिर्फ़ उनके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए और अगर जो भी वीज़ा एप्लीकेशन में जो भी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग है तो वर्क साइट से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो आप सब डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो। वीज़ा प्रोसेस बहुत स्मूथ रहता है, मतलब कोई परेशानी नहीं आती है। बट वो कहता है कि अपने पेरेंट्स को अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि डिलीवरी से पहले आप अपने पेरेंट्स को या इन-लॉज़ को किसी को भी बुलाने वाले हो, तो सबसे पहले आपको फाइनेंस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपके अकाउंट में भी कम से कम ये कि 4-5 हज़ार पाउंड हो और आपके पेरेंट्स को भी बोलो कि थोड़े टाइम के लिए फाइनेंस मैनेज करके रखें क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप एकदम से अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट डलवाते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल के हैं। तो इससे पहले अगर आप आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई है और अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको किसी को बुलाना है, तो अपने फाइनेंस मैनेज करना शुरू कर सकते हैं, ताकि एक स्मूथ प्रोसेस रहे। क्योंकि यूजुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फाइनेंस के चक्कर में ही, लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है क्योंकि क्या करते हैं कि मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हुआ था, वो उन्होंने एकदम से ही ज़्यादा अमाउंट अपने अकाउंट में क्रेडिट कराया, तो जिसकी वजह से वीज़ा की उससे क्वेरी आ गया था कि इतना अमाउंट कहाँ से आया? अगर आप ज़्यादा अमाउंट ले रहे हो तो आपके पास पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि आपके पास कहाँ से आया है, बिज़नेस से आया है, कहीं और से आया है और अगर नहीं आया है तो आप अपना धीरे-धीरे हर महीने अपने अकाउंट में कुछ-कुछ पैसा डालते रहें ताकि आपके फाइनेंस मैनेज रहें। तो जैसे आपने बताया कि आपके पर्सनल खुद के अकाउंट में जो बच्चा अपने माता-पिता को बुला रहा है, उसके अकाउंट में 4 से 5,000 पाउंड होने चाहिए, जो कि एकदम नॉर्मल है। 4-5 लाख रुपए तो आपके अकाउंट्स में होंगे ही।
आप ये भी कर सकते हो, इधर या तो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में हो या आपके अकाउंट में हो, बट अगर दोनों के अकाउंट में होता है तो उस प्रोसेस स्मूथ रहता है, कोई क्वेरी नहीं आएगी आपके उसमें। अच्छा, तो आपने अंकल-आंटी को जब यहाँ पे बुलाया तो कितना खर्चा आया आपका? वीज़ा प्रोसेसिंग फीस थी 120 ईच में लगी है, तो 120 और जो भी फ्लाइट टिकट्स लगी हैं बस, उसके अलावा और कोई खर्चा नहीं था। तो विदिन 2 लाख रुपीज़ हो गया आपका। और आपके जो पेरेंट्स आए हैं वो 6 महीने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं आपकी टिक करके। तो मैंने फर्स्ट पहला जो, क्योंकि ये एंट्री वीज़ा है, अभी आज तक मेरे पेरेंट्स कभी फॉरेन विज़िट किया नहीं, तो ये फर्स्ट विज़िट था उनका। तो जो वीज़ा मैंने अभी उनका जो अप्लाई किया था वो 6 मंथ्स के लिए किया था। तो मेरे पापा अभी 2 दिन पहले ही गए हैं यहाँ से, मम्मी मेरे पास रुकी हुई है यहाँ पे मेरे और बेबी की टेक केयर के लिए। तो 6 मंथ के लिए रुक सकते हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, तो उनको सिर्फ 60 डेज़ का ही लीव अप्रूव हुआ था, तो अनफॉर्च्युनेटली उनको जाना पड़ा। तो इसलिए ये था, और बाकी ये कि 6 महीने तक रुक सकते हैं। 6 महीने पर आप अपने जो भी होते हैं विज़िटर वीज़ा जाते हैं, उनका यही होता है कि वो 6 मंथ तक ही रुकते हैं 1 साल के अंदर। और 6 मंथ्स के ज़्यादा वो रुक नहीं सकते हैं। तो ये शायद हर एक कंट्री का यही प्रोसेस हो गया है आजकल कि 6 मंथ से ज़्यादा वो रुक नहीं सकते हैं। उनको 6 महीने के लिए इंडिया जाना पड़ेगा, 6 महीने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो ये होता है। चलिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अब मुझे आप ये बताएँ, काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि 52 वीक्स की जो आपकी लीव होती है, मैटरनिटी लीव होती है, इसके अंदर आपको पेमेंट क्या मिलती है? क्या सैलरी मिलती है आपको? सैलरी ये तो कि पूरी तो मिलेगी नहीं संदीप, वो कुछ ना कुछ अमाउंट तो आपको करना ही पड़ता है, बट बाकी जैसे मैंने बताया था कि इसमें एक अमाउंट होता है, जैसे कि आपका स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे होता है और ऑक्यूपेशनल मैटरनिटी पे होता है। तो उसके लिए एलिजिबल होने के लिए अगर आपको स्टैट्यूटरी मैटरनिटी पे चाहिए, तो आपको एक आप किसी एनएचएस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको 26 वीक्स वहाँ काम करते हुए होना चाहिए, तब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आपको ऑक्यूपेशनल मैटरनिटी पे भी मिलती है, तो उसके लिए एलिजिबल होने का एक क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट आपको उसमें 12 मंथ आपको एनएचएस में काम करते हुए होना चाहिए। तब आप एसएमपी और ओएमपी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसका डिपेंड करता है कि वो कैलकुलेशन, जैसे कि जब मैंने अपने मैनेजर को बताया था कि मुझे इतने टाइम के लिए चाहिए, तो उन्होंने मुझे एक पूरा एसएमपी और ओएमपी का पूरा एक क्राइटेरिया दिया था। जिसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि जो फर्स्ट 6 वीक्स होते हैं आपके मैटरनिटी लीव के, उसमें आपको पूरा 90% जो आपका वीकली अर्निंग होता है बिफोर टैक्स वो मिलता है। और उसके बाद जो बाकी के 33 वीक्स होते हैं, उसमें आपको 184 पाउंड पर वीक मिलता है आपको, जो भी आपकी लोअर इनकम होती है। थोड़ा समझना मुश्किल होगा ये, बट जब आपके एम्प्लॉयर आपको पूरा एक आपको एक फॉर्म देते हैं, आपको पूरा आपका इनकम का जो भी आएगा, आप किस उसके अंदर से लगा सकते हो कि आपको कितना पे मिलेगा। बट बाकी ये होता है कि अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हो अमाउंट को, कि तो आप इस पूरे अमाउंट को एक एस्टिमेशन लगाते हैं। अगर आपको चलो पूरी मैटरनिटी लीव में आपको 20,000 पाउंड्स मिलना है, तो उसको 9 मंथ्स के अंदर आप खत्म कर सकते हो उस अमाउंट को लेके, या फिर आप उस अमाउंट को पूरे 52 वीक्स के लिए आप उसको 9 इंटू 4 जो 36 वीक्स में या तो आप पूरा ले लो, या आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो 52 वीक्स के लिए। तो उसमें क्या होता है, वो हर मंथ आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो आपका लमसम कितना था? मेरा लमसम 19,000 पाउंड है। तो अगर हम लोग एक राउंड फिगर लेके चले, 20,000 पाउंड अगर हम लोग देखें, तो आप पूरे 1 साल के अंदर उस 20,000 पाउंड को डिवाइड कर प्लस सकते हो। हाँ, तो मतलब अगर आप उसको डिवाइड करते हो, तो वो आपकी मंथली सैलरी होगी। तो मतलब आपके मंथली कुछ ना कुछ आपके पास पैसे आएँगे, जो कि लगभग 1 लाख से 2 लाख के बीच में हर मंथ आएँगे आपके पास। क्योंकि हम लोग देखते हैं तो 20 लाख रुपए होते हैं। 20 लाख को आप अपने 12 महीने से डिवाइड कर लो, तो वो आपकी पूरी 52 जो वीक है, 52 वीक्स आपके मैटरनिटी लीव की, उसके अंदर आपकी सैलरी आती रहती है। तो मेरे हिसाब से शायद ये गवर्नमेंट इतनी अच्छी तो है, जो अपना एनएचएस है वो इतना अच्छा है कि आप 1 साल की छुट्टी पे हो, आप 52 वीक्स काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके जो आपका अकाउंट है उसके अंदर आपकी सैलरी क्रेडिट हो ही रही है ना, जिससे आपका नॉर्मल आपका जो खर्चा है, जो आपकी डेली लिविंग है, वो आराम से निकल जाती है, एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। इवन आपके हस्बैंड भी अगर यहाँ पे काम करते हैं, तो उनकी भी जो सैलरी आपके पास आती है, तो आप काम नहीं कर रहे हो, आप मैटरनिटी लीव के ऊपर आपके पास कम से कम ये वाला स्ट्रेस तो नहीं है कि मेरे को पूरे फाइनेंसेस मैनेज करने हैं। बट एटलीस्ट एक्सपेंसेस आप बेयर कर सकते हो। इतना सैलरी आपको मिलता है कि अगर आप रेंट दे रहे हो तो आप रेंट भर सकते हो और थोड़े बहुत खर्चे कर सकते हो आप। और अगर फिर भी आपको लगता है कि अपने फाइनेंसेस को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी जो सैलरी आ रही है थोड़ी कम आ रही है एज़ कम्पेयर टू जब आप नॉर्मल काम करते थे उससे, तो आप फिर भी अपनी जो 52 वीक की जो मैटरनिटी लीव है उससे पहले काम करना स्टार्ट कर सकते हो और अपने फाइनेंस को आप मैनेज कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। तो और कुछ निक्की बताना चाहेंगे जो लोग कंसीव करने की सोच रहे हैं या फिर जो भी फीमेल्स यहाँ पे हैं उनके अंदर अगर ये डाउट है, तो कोई स्पेशल चीज़ आप बताना चाहोगे?
स्पेशल चीज़ें मैं यही बताऊँगी, सबसे पहले मैं भी बहुत डर रही थी कि मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि यहाँ डिलीवरी मत कराओ, इंडिया जाओ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। ख़ैर होती तो है, अपने इंडिया में क्या होता है, जॉइंट फैमिली होती है, आपको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। आप क्योंकि यहाँ पे अकेले रहते हो तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो टेक केयर करने के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि अगर आप हस्बैंड वाइफ रह रहे हो तो हस्बैंड भी काम कर रहे होते हैं, आपको भी काम करना होता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बट मैं बोलूँगी कि अगर आप फैमिली को यहाँ बुलाते हो और अगर आपका वर्क प्लेस काफ़ी अच्छा है, तो आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डिलीवरी कराना बहुत एक अच्छा प्रोसेस बोलूँगी कि एक कोई खर्चा भी नहीं है यहाँ पे, मैं बताऊँ संदीप कि अ, पूरा डिलीवरी मतलब कंसीव के टाइम से और डिलीवरी से अब तक मेरा सिर्फ़ एक कैब के जाने के, आने-जाने के पैसे लगे हैं, उसके अलावा मेरा एक पैसा नहीं लगा है। चाहे उसमें मैं स्कैन के लिए गई हूँ, मेरा कोई स्कैन का पैसा नहीं लगा, कोई ब्लड टेस्ट का पैसा नहीं लगा है। डिलीवरी कराई उसमें एक पैसा नहीं लगा है, तो ऑल ओवर पूरा फ्री प्रोसेस है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इंडिया इस चीज़ को आप इंडिया में कंपेयर करते हो, एक तो गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं इतनी। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको पता है कि 1.5 लाख 2 लाख से नीचे कोई खर्चा नहीं होता है, और सबसे पहले आजकल इंडिया में तो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल गया, मैं मुझे नहीं पता, बट बोलते हैं कि सिज़ेरियन का बहुत बड़ा क्रेज़ चल गया है, कि डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं सिज़ेरियन है, सिज़ेरियन है। तो यहाँ पे वो चीज़ों से आप थोड़े से बच के रहते हो, क्योंकि आपको इन लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता, इनके पास बहुत पेशेंट होते हैं, इन लोगों को भी निपटाना होता है कि चलो ठीक है, हाँ, अगर सब कुछ ठीक है तो हम लोग भी इनको इंसिस्ट करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और आपको डिलीवरी के लिए भी एक आपको सिंगल रूम दिया जाता है, पूरी प्राइवेसी होती है। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके हस्बैंड, मेरे मेरे हस्बैंड और मेरी मदर थ्रू आउट द डिलीवरी प्रोसेस मेरे साथ थे, तो वो सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी होता है एक टाइम पे एक फीमेल के लिए। तो मैं बताऊँगी कि ऑल ओवर बहुत अच्छा प्रोसेस रहा है उस चीज़ के लिए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जब से आपने कंसीव किया और जब तक आपकी डिलीवरी हुई, तो वो सारा आपका पूरा प्रोसेस फ्री में होता है। काफ़ी अच्छी चीज़ निक्की ने बताई है। एनएचएस की तरफ से सब चीज़ें फ्री होंगी, आपकी डिलीवरी, आपके स्कैन्स, आपके ब्लड टेस्ट, जितनी भी चीज़ें सारी फ्री होंगी। आपको एक मिडवाइफ़ दी जाएगी जो कि आपको थ्रू आउट आपको हर चीज़ के लिए गाइड करती है। आपके डॉक्टर्स होते हैं जो आपको थ्रू आउट हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बेस्ट यही है। तो थैंक यू सो मच निकिता, जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हमारा बेनिफिशियल रहा उन लोगों के लिए जिनके मन में डाउट थे कि जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड है वो कैसे निकलेगा, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो होपफुली हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। अगर बाई चांस अगर हमने चीज़ें कवर नहीं करी हैं, जो भी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी निकिता का खुद का एक व्लॉगिंग चैनल है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप उनको डायरेक्ट डीएम कर सकते हो वहाँ पे, उनको तो कमेंट में पूछ सकते हो। व्लॉगिंग नहीं करी है, अभी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वापस से रिज़्यूम करें, बट अभी मेरा चैनल बंद पड़ा है बिल्कुल। तो निकिता फिर भी एक बार अपने चैनल के बारे में थोड़ा बता दो किस नाम से है, ताकि अगर लोग रीच आउट करना चाहें तो एटलीस्ट वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं चीज़ों को। यूट्यूब पे निक एंड निकी यूके व्लॉग्स करके है, अगर अभी उसमें कोई ऐसा वीडियो है नहीं, बट बाकी मैं कोशिश करूँगी कि अगर बच्चे के साथ मुझे टाइम लगता है तो मैं व्लॉग्स बनाने की पूरी-पूरी ट्राई करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो आप फॉलो कर सकते हैं यूके व्लॉग्स। चलिए थैंक यू सो मच निकिता। थैंक यू संदीप।